Hello everyone, welcome to my class. Myself Damini Verma. So today we learn about next topics, next organelles which is endosymbiotic theory. एक्चुअली एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी ऑर्गेनेली नहीं है, लेकिन हाँ वो इसी के कंसेप्ट में आती है जिसमें हमने पढ़ना है नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के कंसेप्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपको बता चुकी हूँ वो एक प्लांट सेल में पाया जाने ऑर्गेनेली है, क्योंकि हम अगर बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल प्लांट सेल में दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत यूनिक ऑर्गेनेलीज हैं। उन्हें एक सेल ऑर्गेनेली का पार्ट तो माना जाता है, लेकिन उसको एक अलग ऑर्गन भी माना जाता है। मतलब जिस तरह से एक सेल है वो भी एक सेल है, इस तरह से कहा जाता है। क्यों है? उनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि जो एक सेल के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर कभी सेल के अंदर से बात होती है कि अगर हम न्यूक्लियस निकाल दें तो क्या एक सेल के अंदर डीएनए रहेगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हम किसी सेल से न्यूक्लियस निकाल दें या डीएनए निकाल दें तो क्या उस सेल के अंदर डीएनए या कोई और जेनेटिक मटेरियल होगा? तो उसका आंसर होता है हाँ, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। यही चीज़ क्लोरोप्लास्ट के साथ भी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी कंसिस्ट करता है, उसका अपना डीएनए है। सेल के अंदर तो हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्या कल को कभी हम सेल से डीएनए ही निकाल दें तो वो डीएनए काम कर पाएगा? जरूरी नहीं है कि वो हेरिडिटरी वाला हो, लेकिन मतलब हेरिडिटरी के लिए या सेल का जो डीएनए का काम है, डीएनए जो काम करता है, क्या उसके पास वो होगा? तो आंसर होता है हाँ होगा, क्योंकि माइटो और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास एक अपना डीएनए होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सेल विदाउट डीएनए है। कंसेप्ट ये है कि सेल विदाउट डीएनए नहीं हो सकता अगर हम न्यूक्लियस से डीएनए निकाल लें। ठीक है, तो मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसलिए यूनिक ऑर्गेनेली से पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनके कुछ बहुत डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि बेसिकली आपको बेसिक से क्लियर करूँ। ये कम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से तो है ही है, लेकिन हाँ ये जिस बच्चे को अगर 11th-12th का भी है या जिसको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के रिलेटेड, इसका तो मैंने आपको लास्ट में फ्लो चार्ट बताना है एक्चुअली में क्या है टाइप्स में और क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी मैं आपको जो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर उन्हीं सेल से करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जिसको बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि क्या है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। जो एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी है एक्चुअली में इसमें क्या होता है, इसमें बात होती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब जैसे कि एक टाइम पे मैंने आपको बताया कि सेल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव सेल था, मतलब पहले टाइम पे सिर्फ यही सेल पाया जाता था। इसी सेल के बाद यूकैरियोटिक आने लगे, एवोल्यूशन हुई, नए सेल्स आने लगे। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। डिफरेंस, मेन डिफरेंस इनके बीच में न्यूक्लियस का है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते थे, छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे। कुछ छोटे सेल प्रोकैरियोटिक होते थे, कुछ बड़े बड़े लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल होते थे। और अगर हम इसको थोड़ा सा आराम से बनाएं तो ये बड़े खुशनुमा इस तरह के, क्योंकि ये क्या करते थे, छोटे छोटे सेल्स को खा लेते थे। क्या करते थे, ये छोटे छोटे सेल्स को खा लेते थे, अपना खाना बनाते थे। अब ये जो बड़े प्रोकैरियोटिक सेल थे वो छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खा लेते थे। अब जो ये सेल था ये बहुत खुश था, लेकिन जैसे ये इसके बीच में आया ये उदास हो गया, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया, खा लिया, इसने इसको खा लिया। ठीक है, अब इस सेल को जब खाने के बाद क्या हुआ कि ये डाइजेस्ट नहीं होने लगा, ये सेल डेड नहीं हो। अब ये इसको बहुत कोशिश कर रहा है कि मेरे मतलब स्टमक इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट हो जाए, खा लिया मैंने इसको, लेकिन इस सेल ने नहीं हुआ। अब होता है ना कि डीलिंग होती है, तो एक्चुअली मैं एक स्टोरी की तरह सुना रही हूँ आपको। तो हुआ क्या, वहां पे एक स्टोरी की तरह आपको समझा रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया, छोटा प्रोकैरियोटिक खा लिया। अब छोटा प्रोकैरियोटिक सेल डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो छोटा प्रोकैरियोटिक सेल बड़े प्रोकैरियोटिक सेल को बोलेगा कि एक डीलिंग कर लेते हैं, मैं तुझे, तू खाना खुद तो बना नहीं रहा, मैं खाना बनाता हूँ और मैं तुझे ग्लूकोज दूंगा खाने में, तो तू मेरे से ना आधा ग्लूकोज ले ले, खाना ले ले, और तू मुझे मेरा काम करने दे। तो उसको भी हुआ कि हाँ मैं तो खाना बना नहीं पा रहा हूँ, अब क्या करूँ, अब ये मुझे खाना बना के देगा तो मुझे मुफ्त का खाना मिल रहा है।
तो उसने कहा तू कैसे खाना बनाएगा? उसने बोला मैं क्या करता हूँ, सनलाइट से ट्रैप जो होता है फोटोसिंथेसिस करता हूँ, मुझे जब सनलाइट मिलेगी मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा और जो मुझे ग्लूकोज मिलेगा वो मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है। तो इससे जो ये ऑर्गेनेली थी एक तरह से इसको क्या हो गया, एक सराउंडिंग्स में इसको एक प्रोटेक्शन मिल गई कि बाकी सेल्स से प्रोटेक्शन मिल गई, कि बाकियों से जैसे उसके जो खाने वाले थे उनसे प्रोटेक्शन मिल गई, तो इनके बीच में ये डीलिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम जो इसमें सनलाइट के थ्रू खाना बनाना स्टार्ट किया, तो इस ऑर्गेनेली का नाम जो आया वो आया क्लोरोप्लास्ट सेल। क्या आया? क्लोरोप्लास्ट सेल, ठीक है। उसी तरह अब ये दोनों दोस्त बन गए। अब ये दोनों दोस्त क्या करने लगे, अपना पुराना काम किसी को खाने के लिए आगे जाने लगे। तो यहाँ पे और एक छोटा प्रोकैरियोटिक सेल बैठा था, ठीक है, उसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि ये सेल ही थे, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एक सेल ही थे जो बाद में सेल ऑर्गेनेली बने। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अब माइटोकॉन्ड्रिया बड़े आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है, अब ये सेल यहाँ आ गया, ये सेल अब यहाँ आ गए, दोनों बहुत खुश हैं, दोनों का काम हो रहा है, ठीक है। अब इस सेल ने इसको खाया, अब ये सेल इसके अंदर चला गया, अब ये सेल इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया और ये क्लोरोप्लास्ट वाला सेल भी इसके अंदर आ गया। अब ये दोनों देख रहे, ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा हमसे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बड़े हंसते हुए बोला कि तुझे तो ये सिर्फ ग्लूकोज दे रहा है, ठीक है, मैं तुझे एनर्जी दूंगा, मैं तेरे जो ग्लूकोज तुम्हारे पास है मैं उसमें से तुम्हें एनर्जी दूंगा। तो उसने कहा तू क्या एनर्जी देगा? उसने कहा कि तुम जो खाना खा रहे हो उससे तुम्हें कितनी टाइम लगता है उसको ब्रेक करके एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना तुम्हें। तो ये दोनों सोचने लगे, तो उसने कहा क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बनाएगा, मैं उसी ग्लूकोज को तोड़ के इजिली इतनी एटीपी दूंगा तुम गिनते रह जाओगे, मैं एक ग्लूकोज से तुम्हें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स दूंगा। तो ये भी बात हो गई कि देखो जी, अब इस सेल को, बड़े प्रोकैरियोटिक सेल को तो मजे हो गए कि भाई उसको तो खाना मिलने के लिए क्लोरोप्लास्ट पहले से था, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया जिसने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट से जो ग्लूकोज आया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से जो ग्लूकोज आया, अब माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, इस ग्लूकोज को तोड़ के हर टाइम एक एटीपी देना स्टार्ट किया, और एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये याद रखना, कितने मिलते हैं, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैं फंक्शन बताने लगी हूँ, इसी में ग्लूकोज का अगर आपको पता हो कितने होते हैं, कार्बन C6 होते हैं, C6 है ना, ये होते हैं C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। तो उसने क्या किया, ये कार्बन के जो ये 6 कार्बन थे, हर एक बॉन्ड को जब टूटता था तो एक एटीपी निकलती थी, हर एक बॉन्ड को जब एक एटीपी नहीं, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, हर बॉन्ड के टूट के एक कार्बन डाइऑक्साइड टूटता था, और ये सारे टूट के हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे। और यहाँ से हर बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी भी निकल रही थी। कौन सी एनर्जी निकलती थी, वो निकलती थी एटीपी। तो इतनी एटीपी जो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो स्टेप होते हैं, यहाँ पे बहुत स्टेप आते हैं जो मैं आपको भी नेक्स्ट में बताऊंगी, जब माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसके फंक्शंस में। लेकिन मैं आपको यहाँ कंसेप्ट क्या करना चाहती हूँ क्लियर, कि एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में क्या होता था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल जो था पहले तो विदाउट ऑर्गेनेलिज, इसमें ज़्यादा ऑर्गेनेलिज नहीं होती थी, न्यूक्लियस भी नहीं होता था, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस, जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होता ही तब, ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली में जो होता है, इसके अंदर ना इस तरह से जेनेटिक मटेरियल पड़ा जाता है, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियस की ऑइड का मतलब होता है लाइक, ठीक है, न्यूक्लियस की तरह दिखने वाला, वो यहाँ पे बस खुले में ऐसे पड़ा होता था, कोई इसको बाउंड ऑर्गेनेली नहीं थी, कोई कवरिंग नहीं थी जिसने इसको प्रोटेक्ट किया था। ये इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था, और अभी भी ऐसे ही होती है। लेकिन जब ये वाले सेल बन गए, जब उसके अंदर दोनों ऑर्गेनेलीज आ गए, जब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी आया, क्लोरोप्लास्ट भी आया, ठीक है, तो जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आया वो प्लांट सेल बन गया, और जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं आया तो वो बाद में एनिमल सेल बन गया, जिसके अंदर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया आया वो एनिमल सेल में आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि जो सेल जिसके बीच में सेल ऑर्गेनेलिज आ गई वो यूकैरियोटिक सेल बन गया। तो मतलब है प्रो के बाद जो ये सेल बने जिनके बीच में ये दोनों आए, तो वो कौन से सेल बन गए?
वो यूकैरियोटिक सेल बन गए, ठीक है, वो यूकैरियोटिक सेल बन गए। जहाँ पे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की तरह इस तरह से मटेरियल होता था, यहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल बाउंड ऑर्गेनेली होती थी जिसके बीच में डीएनए हुआ करते थे। हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी पढ़ेंगे, लेकिन एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में इतना कंसेप्ट आपको ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्लियर हुआ कि प्रोकैरियोटिक से ही आगे जो नया सेल बना वो यूकैरियोटिक सेल बना, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो विद न्यूक्लियस, और वही सेल द सेल विद सेल ऑर्गेनेलिस वो यूकैरियोटिक सेल था। तो ये यूकैरियोटिक हो गया, और प्रोकैरियोटिक पहले प्रिमिटिव सेल होते थे और आज भी होते हैं, और आज प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया है। जितने भी हमारे यूनिवर्स में बैक्टीरिया हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरिया वो सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, और बाकी हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और हम पढ़ेंगे अब कि कैसे वो हमें एटीपी देता है और कैसे उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो क्लोरोप्लास्ट भी मैं इसी में आपको पहले थ्योरी बताना चाहती थी, बट उस दिन मैंने प्लास्टिड के साथ ही आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ा दिया। तो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, बट आपको उसका हिस्ट्री मैंने आपको क्लियर कर दी कि कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया कैसे यूकैरियोटिक सेल में आया, और पहले वो खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल होता था। अच्छा, एक क्लियर और चीज करना चाहती हूँ मैं आपको, जो क्लोरोप्लास्ट था ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल था। जो क्लोरोप्लास्ट था ये फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट था, जो क्लोरोप्लास्ट, और जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक माइटोकॉन्ड्रिया था। ये डिफरेंस इसमें आप याद रखना, नॉन फोटोसिंथेटिक। बड़ा हॉप चॉप हो गया बोर्ड पे, बट कोई इट्स ओके, आप जब सुन रहे हो तो आप इसको नोट डाउन करते चलो। ये तो मैंने जस्ट आपको एक सेल्स की हिस्ट्री बताई कि कैसे एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में बड़े प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। वो पहले उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को खाया जो फोटोसिंथेटिक हुआ करता था, उसकी अपनी ऑर्गेनेली है, अपना सेल मेम्ब्रेन है, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए सब होता है ना, मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं 70S वाले, वही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है सर्कुलर, और उसके पास भी राइबोसोम 70S वाले होते हैं। तो इनके पास अपना काम करने के लिए सब कुछ था। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक के सेल के इन्होंने जब उसके अंदर आ गए तो ये मरे नहीं, इन्होंने अपना फंक्शन करना स्टार्ट किया, और वो धीरे 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 क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक था तो उसने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाना स्टार्ट किया, और वो नॉन फोटोसिंथेटिक था माइटोकॉन्ड्रिया तो उसने ग्लूकोज को लेके क्या करना स्टार्ट कर दिया, एटीपी बनाना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी भी मिल गई, खाना भी मिल गया, और वो पूरा सेल को सब मिल गया, और उस सेल को बोलने लगे क्या, यूकैरियोटिक सेल। तो आज के समय में प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरियाज में आते हैं, और बाकी जो हम सेल्स पढ़ेंगे जितने भी कुछ वो भी होती हैं, एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगी तो मैं आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जरूर करवाऊंगी, ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थ्योरी मेरा बताने का यही कंसेप्ट है कि आपको हिस्ट्री पता चले कि कहाँ से माइटो, कहाँ से क्लोरोप्लास्ट आए, और क्यों ये इतनी यूनिक ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो चलो हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़ लेते हैं कि किसने क्या क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे कॉलिकर, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पहचाना था और कहा था कि ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली होती है जो पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, बस उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर ली थी। लेकिन हाँ, बाद में साइंटिस्ट आए आल्टमन एंड फ्लेमिंग, ठीक है, आल्टमन और फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग नाम दिए। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पहले कहा बायोप्लास्ट है, फाइलर बोला फ्लेमिंग ने, फिर उसके बाद कार्ल बेंडा नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉइंड किया टर्म को प्रॉपर्ली माइटोकॉन्ड्रिया बोला, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये होता है प्लूरल वर्ड। अगर हम बात करें सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में पड़ा है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, ये स्पेलिंग में डिफरेंस है, कॉन्ड्रियन होगा तो वो सिंगुलर के लिए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ये प्लूरल के लिए होगा। देन साइंटिस्ट आए सीकेविट्स, जिन्होंने इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है ये हमें पता है, क्योंकि ये हमें एटीपी देते हैं, हमारी जो बॉडी में जितनी भी एनर्जी हमें मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिल रही है। फिर उसके बाद है हुग ब्लूम, जिन्होंने साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है ये हम इसके फंक्शन में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पेट्जियस, जिन्होंने सार्कोजोम इसको नाम दिया था, और ये क्वेश्चन बहुत बार बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का
फर्स्ट नेम जो है क्या है, सार्कोप्लाज्म है, सार्कोजोम है, राइबोसोम है, अलग अलग नाम दिए जाएंगे। तो सार्कोजोम जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया को पेट ज़्यूस ने कहा था। अब आपके सामने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम जो ड्रॉ है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें खुद इसकी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये इसकी ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन जो बिल्कुल ही फोल्ड हो चुकी है इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये फोल्ड क्यों हुई है, इन ऐसे क्या फंक्शंस हैं, वो इसके फंक्शंस में ही हम कवर कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर और क्या क्या, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको। इसके स्ट्रक्चर में सर्कुलर डीएनए है, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी खासियत है, इसके पास अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल है इसके पास। और इसके पास राइबोसोम्स भी हैं, लेकिन कौन से वाले राइबोसोम्स होंगे इसके पास, 70S राइबोसोम्स इसके पास होंगे। और जो गैप है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, जो ये गैप है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो यहाँ पे इसकी जो साइटोप्लाज्म में और जो ये फोल्डिंग नेचर है, इस फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टे। और अंदर जो इसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जहाँ फ्लूइड है जिसके बीच में ये डीएनए, राइबोसोम्स और भी जो यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सिस्टम, उस चीज को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं वो बताती हूँ। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ही ड्रॉ किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर भी क्या दिख रहा है हमें कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये रही इसकी एक मेम्ब्रेन और ये इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन रही। ये रॉड और सॉसेज शेप की होती है, ये या तो रॉड शेप या सीधे रॉड शेप होते हैं या सॉसेज शेप में होते हैं। तो इनके जो लेंथ होती है वो 1 से लेकर 10 म्यूमीटर लेंथ इनकी होती है। 1 से लेकर 10 म्यूमीटर इनकी लेंथ होती है। अब इसके आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, जो ये रही है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन जो ये है, यह अपने कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन की पढ़ी थी कि सेल मेम्ब्रेन की भी क्या मेम्ब्रेन थी कि वो भी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और ये भी प्रोटीन और लिपिड की ही बनी होती है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो डिफरेंस, जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और हमें इसके स्ट्रक्चर नोट कर क्या दिख रहा है, क्रिस्टे एंड मैट्रिक्स। क्रिस्टे क्या है, जो ये फोल्ड्स नेचर है, जो बहुत फोल्डिंग नेचर है, इनके इस चीज को बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपके फंक्शंस में बताती हूँ। और मैट्रिक्स तो ये हो गया जो बीच का इसका मैट्रिक्स भी पड़ा हुआ है, ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये पूरी इस ऑर्गेनेली को क्लोज रखता है, पूरी इस ऑर्गेनेली को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, और फ्रीली परमेएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये कहाँ पड़ी है आपको अगर ध्यान से, ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस उसका मेम्ब्रेन, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से पड़ी होती है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जितने भी मटेरियल पड़े हैं ये उसको अंदर बाहर आने दे देती है। कितनी स्ट्रिक्ट मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जो ये है इनर मेम्ब्रेन है अंदर वाली, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली परमेएबल है। ये किसी किसी को ही अपने इनसाइड आने देती है, क्योंकि अंदर डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी हैं, और अंदर ही हमें एटीपी भी मिलेगी। अब हमने ये भी पढ़ना है कैसे एटीपी मिलती है हमको। तो जो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है ये थोड़ी बहुत लीनिएंट है, ये किसी को भी अंदर आने दे देती है। साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स, क्योंकि साइटोप्लाज्म ये है और बीच में इसका अपना मैट्रिक्स फ्लूइड है, तो किसी को भी अंदर बाहर आने दे दी, चैनल्स बने होते हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का थ्रू चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स, पोरिंग्स। एक्चुअली क्या होता है इस मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में जैसे थोड़े थोड़े से पोर्स होते हैं, जिसकी वजह, जिसको पोरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, चैनल ऑफ प्रोटीन होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का एंट्री और एग्जिट होता रहता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टली परमेएबल है, ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, मतलब ये किसी किसी को ही अंदर बाहर आने देती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या काम है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये कम से कम 90% एटीपी क्या करता है, जनरेट करता है हमारी बॉडी में, मतलब सेल में। अब ये कैसे एटीपी जनरेट करता है और इसको क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोला है, इसका मेन फंक्शन यही है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये एटीपी बनाता कैसे है, एक्चुअली हम जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है ये एटीपी में। ठीक है, जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसको कन्वर्ट करता है ये एटीपी में। पहली बार इसको क्या बोला जाता है,
पावर हाउस ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? बिकॉज पावर क्या होती है? एनर्जी देना, ठीक है। तो ये 90% जो एनर्जी होती है ये हमें इससे मिलती है। 90% एनर्जी हमें कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। अब करता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? जितने भी हम इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और उससे हमें मिलती है एनर्जी। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब आप बहुत ही लो फील कर रही हो, जब आपको बहुत लो फील होता है तो आपको घर पे कहा जाता है कि ग्लूकोज वाला पानी पी लो, है ना। ग्लूकोज ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ के, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के ये हमें 38 एटीपी देता है। मतलब हमें कितनी एनर्जी देता है या खुद सोच लो। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स देता है। अब मैं समझाती हूँ कैसे हमें ये एटीपी मिलती है, ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ये चलो हमने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर लिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये उसके हमें इनर फोर्स क्रिस्टे मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ये बाहर होती है, बाकी एटीपी हमें अंदर मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कितने कार्बन के होते हैं? C6 होते हैं, ठीक है। हर कार्बन जो होता है, एक कार्बन जब बॉन्ड टूटता है तो हमें ये क्या देता है? हमें ये देता है क्या? एक कार्बन जब टूटता है तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह ये 6 कार्बन टूटेंगे तो हमें मिलेगी 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और टूट के यहाँ पे आती है एनर्जी, टूट के यहाँ पे आती है एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये है एटीपी, ठीक है। ये एटीपी है और ग्लूकोज हमें क्या दे रहा है? एटीपी। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉपर एटीपी हमें यहाँ नहीं मिलती है, ये प्रॉपर एटीपी हमें नहीं मिलती है। होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स है, ये टूटते हैं 3-3 में। ये हमें यहाँ पे देता है पायरुवेट नाम का कंपाउंड, ठीक है। ये पायरुवेट हमें मिलता है 3 कार्बन। अब यहाँ पे 6 है तो ये 3 कार्बन है तो हमें 2 मिलते हैं, 2 3 जा 6। यहाँ पे ये इक्वालिटी हो जाती है इनमें। लेकिन ये हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे सेल के बाहर। माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी हमें मिलती है अंदर। अब ये पायरुवेट जो होता है यहाँ पे, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और ग्लाइको क्या हो गया? ग्लूकोज। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोज। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करते हैं और क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सकते हैं अगर एडवांस लेवल का एग्जाम आ गया तो। क्वेश्चन क्या आता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। जो ग्लूकोज से हमें पायरुवेट मिल रहा है और एटीपी जो वहाँ जनरेट हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं यहाँ एटीपी बिल्कुल जनरेट नहीं होगी, हर चीज़ को करने का एनर्जी तो लगती है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, या एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है सेल के बाहर। ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है सेल के बाहर होती है, ये साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है, ये होती है सेल के बाहर हो रही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हेल्प है? क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक एटीपी है, 2 एटीपी मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ये पायरुवेट है ये डाले जाता है अंदर, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पे होता है, ऐसे चक्की चलती है जिसको पीसा जाता है, यहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब इस क्रेब्स साइकिल में भी हमें एटीपी नहीं मिलती, ठीक है, यहाँ हमें मिलते हैं। क्रेब्स साइकिल में क्या मिलते हैं हमको? यहाँ से निकलते हैं 2 कोएंजाइम, ठीक है, NADH और FADH। अब ये क्या होते हैं, इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट करते क्या है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन हमने ये पढ़ना है। NADH और FADH2 हमें मिल जाते हैं क्रेब्स साइकिल। होता क्या है, ये पायरुवेट यहाँ आता है, यहाँ पे इसकी चक्की चलती है और NADH और FADH2 हमें मिल जाता है। फिर भी हमें ATP अभी नहीं मिली। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है क्रिस्टे का, जो मैं आपको बता रही थी, क्रिस्टे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टे की फोल्डिंग क्यों है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्रिस्टे के यहाँ पे होती है चेन, यहाँ पे एक चेन होती है, ठीक है, और इस चेन में ये मॉलिक्यूल्स चलते हैं। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स चेन में आते हैं हमें एटीपी मिलना शुरू हो जाती है, और इस चेन को बोलते हैं ETC। एक्सेट्रा का नाम नहीं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है।
यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, बाहर हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज टूटता है, ये चीज अंदर चले जाती है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद आ जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हमें NADH FADH2 मिलते हैं, ATP अभी भी नहीं मिली पूरी। और यहाँ पे ये क्रिस्टे पे यहाँ पे क्या होता है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आपको मैंने कहा था ना साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये हो गई। लेकिन हमें ATP की साइट कौन सी है, क्रिस्टे की फोल्डिंग, जहाँ पे हमें ATP मिलेगा। अब ATP क्यों, क्योंकि जो ये NADH है, अब ये हमेशा चीज याद रखना, जो ये NADH है ये हमें देता है 3 ATP, एक NADH हमें देता है 3 ATP और एक FADH2 जो है ये हमें देता है 2 ATP। एक FADH2 हमें 2 ATP देता है और एक NADH हमें 3 ATP देता है। और ये इतनी बड़ी चेन है और हमें एक ग्लूकोज से मिलते हैं 38 ATP। ये चीज याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कितने ATP मॉलिक्यूल्स आप एक ग्लूकोज से लेते हो, तो हम एक ग्लूकोज से लेते हैं 38 क्या ATP। अब बाकी आपको ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि क्रेब्स साइकिल में कितने ATP आते हैं या ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP आते हैं, फिर भी अगर आपको याद रखना है सिर्फ याद रखो क्योंकि ये बहुत एडवांस कंसेप्ट चल जाता है कॉम्पिटिटिव में। जनरल साइंस के हिसाब से याद रखना, ग्लाइकोलिसिस में मिलेंगे आपको 8 ATP, क्रेब्स साइकिल में आपको मिलेंगे 12 ATP और ऐसे आप इक्वल करते चलो तो 12 और पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, 15 30 करके चले जाते हैं, तो 38 आप याद रखना ग्लाइकोलिसिस में, मतलब कि एक ग्लूकोज टूट के कितना दे रहा है हमें, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें मिलते हैं 38 ATP। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन बाहर होती है और बाकी ATP का प्रोसेस यहाँ क्रिस्टे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करके खत्म होता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि ATP जनरेट होती किससे, क्या कंसेप्ट है कि जहाँ पे याद रखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं तो ये प्रोटॉन में पंप करते हैं, ये हमें एक प्रोटॉन पंप करते हैं, प्रोटॉन। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ज़्यादा होती है और जितनी कंसंट्रेशन प्रोटॉन की ज़्यादा होगी और वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की पंप से बाहर आएंगे प्रोटॉन, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन जो होता है मूव करता है अंदर से बाहर और जब वो बाहर करता है तो हमें एक ATP मिलती जाती है। इसीलिए किसकी वजह से हमें मिल रही है ATP, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से। जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, यहाँ पे भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो हम इतनी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है हमने कि बाहर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, एक फंक्शन, सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद क्रेब्स साइकिल अंदर चलता है और क्रेब्स साइकिल में हमें NADH FADH2 मिलते हैं, जिससे NADH से एक NADH से हमें 3 ATP मिलती है, एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलती है और इस क्रिस्टे की फोल्डिंग में चेन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है और वहां पे इस चेन के बाद हमें मिलते हैं 38 ATP मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे, इसमें हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो जितनी एनर्जी होती है तो कुछ हमारे सेल्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं में कम होता है। अब सेल्स में कितने कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में RBCs होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, हमें पता है RBC का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये तो न्यूक्लियस भी फेंक देता है, स्पिट आउट कर देता है न्यूक्लियस अपनी बॉडी में से। तो एक्चुअली में ये सिर्फ हेमोग्लोबिन पिगमेंट के लिए ही जगह रखता है अपने सेल में, तो इसके पास भी कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। लेकिन हमारी बॉडी में जैसे कि लीवर सेल या मसल सेल्स जो होते हैं इनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे ये 200 से 2000 तक के अपने सेल में इतने माइटोकॉन्ड्रियाज अपने में कंटेन करता ही है। तो ये कुछ स्केलेटल मसल सेल हो सकते हैं, जैसे मसल सेल में स्केलेटल मसल सेल हम लिख सकते हैं एग्जांपल में, तो इनका राउंड ऑफ 1000 से 2000 के बीच में इनके नंबर होते ही हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितना कंसेप्ट क्लियर कर सकती थी मैंने इतनी कोशिश की है। तो अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ, हमें ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट में ये फोकस जो करना है इस माइटोकॉन्ड्रिया में, पहले तो इसके स्ट्रक्चर पे करना है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के क्वेश्चन से फंक्शन निकल जाते हैं। स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, इनर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है कि हमें ATP कहाँ मिल रही है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। और हाँ, हम ATP की बात करें तो ATP क्या है, ATP की फुल फॉर्म क्या है, ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। वैसे जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैसे एनर्जी सेल जो करेंसी सेल जो हो गया ATP हो गया।
और यहाँ पे अब हम बात करेंगे ये एटीपी सिंथेटेज, ये जो मैंने ड्रॉ किया था इसके बारे में नहीं बताया अभी। एटीपी सिंथेटेज क्या होता है कि जब एटीपी बन रही है ना तो हर एक एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है, कैटालाइज करता है ताकि वो रिएक्शन स्पीड अप करे। तो यहाँ पे जो एंजाइम हेल्प करता है एटीपी बनाने में, एटीपी सिंथेटेज होता है। वहीं अब बात करें इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए है। वहीं बात करें राइबोसोम्स की तो इसके पास अपना राइबोसोम है 70S। और राइबोसोम क्यों है भाई, क्यों है राइबोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन इसलिए क्योंकि देखो डीएनए है ना, तो डीएनए से आगे अगर हमें, साइंस स्टूडेंट को तो ये पता ही होगा कि डीएनए से आगे आरएनए बनता है, आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनते हैं। और जो हमारी बॉडी में जितने भी आज काम चल रहे हैं, जितना भी एक हमारा कैरेक्टर ही देख लो, हमारे जीन, अगर हम न्यूक्लियस में इसको क्लियर करूंगी मैं आपको, न्यूक्लियस में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल में पढ़ाने वाली हूँ क्या डीएनए क्या आरएनए कैसे उसके कंसेप्ट चलने वाले। तो लास्ट ऑर्गेनेल हमारी न्यूक्लियस ही जिसमें हम राइबोसोम्स भी क्लियर कर देंगे। तो ये फंक्शंस भी आपको वही निकल जाएंगे कि क्यों डीएनए के साथ राइबोसोम्स है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए से आरएनए और वहाँ पे राइबोसोम उसकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री कौन है हमारी, राइबोसोम्स है। तो आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारी लास्ट और नेक्स्ट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली बची है वो है न्यूक्लियस, जिसके बीच में हम अपने हेरिडिटरी कैरेक्टर भी पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए एवरीथिंग हम उसमें कंप्लीट कर देंगे। और वो बहुत लॉन्ग लेंथी भी नहीं बोलती, बट हाँ वो चैप्टर जो होगा, जो टॉपिक होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया खत्म कर दिया। अब आपको एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी भी समझ आ जाएगी और इनका हिस्ट्री भी पता चल जाएगा, कहाँ से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों इनको यूनिक ऑर्गेनेली कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप डाउट अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।